तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक में हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक का सेकंड लेक्चर है। मैंने इस फर्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया था। आपने अगर देखा नहीं हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में देख लेना। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि हम उसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्लो कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। ये सब हमने केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, देन इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कोई एक बाइक है और मैं पूछूँ कि इसकी स्पीड क्या है, तो वहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे कि यार इसकी क्या स्पीड है। तो वहाँ टाइम का मेजर रोल होगा। कितना डिस्टेंस आपकी बाइक कितने टाइम में कवर कर रही है। टाइम के बिना आप स्पीड नहीं बता सकते। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि बाइक की स्पीड जानना हो तो टाइम मेजर रोल प्ले करेगा। सेम यहाँ पर हमने रिएक्शन में भी देखा है कि ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बन रहे हैं। यहाँ ए प्लस बी रिएक्टेंट है, जिसे हम क्रियाकारक भी कहते हैं, और सी प्लस डी क्रियाफल है, जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब मुझे डिफाइन करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी है कि अभिक्रियाओं के अभिकारकों, रिएक्शंस अथवा क्रियाफलों, प्रोडक्ट की सांद्रताओं में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया दर कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो टाइम है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में स्पीड जानना है तो आपको टाइम को यूज़ में लेना होगा। यहाँ पर हमारा ए प्लस बी क्रिया कारक है और वो सी प्लस जी क्रियाफल बना रहा है। तो हम यहाँ पे टाइम को यूज़ में ले रहे हैं। आपका ए प्लस बी कोई क्रिया कारक हो, इसका कंसंट्रेशन अभी कुछ और है। जैसे ही रिएक्शन चलेगी कुछ समय बाद में हो सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता में परिवर्तन आ जाए। यही आपका जो इस समय रिएक्शन में समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे ही हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। समय के साथ ए तथा बी की सांद्रता कंसंट्रेशन घटती है तथा सी तथा डी में वृद्धि होती है। अब हम आगे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ए और बी की सांद्रता में कमी अपॉन परिवर्तन में लगा समय। जब कमी होती है तो हम उसे माइनस से दर्शाते हैं और परिवर्तन को हम डेल्टा से दर्शाते हैं। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट देखेंगे, सी और डी की सांद्रता में वृद्धि अपॉन परिवर्तन में लगा समय इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी या माइनस ए अपॉन ब्रैकेट बी अपॉन डेल्टा टी या प्लस डेल्टा ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा टी या प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। जैसे पहले जब हमने देखा था कि ए प्लस बी मिलकर सी और डी बन रहे हैं तो इसमें कोई मोल्स का यूज़ नहीं हुआ था, पर अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें मोल्स को ऐड करेंगे। ए प्लस बी बस सी प्लस जी का तो हमने आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन पता कर लिया था। पर क्या होगा अगर मैं यहाँ पर मॉस लगा दूँ, मतलब कुछ मोलों की संख्या यहाँ पर लिख दूँ, जैसे ए प्लस टू बी मिलकर सी प्लस थ्री डी के लिए। तो यह रेट होगा माइनस डेल्टा ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डेल्टा ब्रैकेट बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वन अपॉन थ्री डेल्टा ब्रैकेट डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे थ्री डी को हमने वन अपॉन थ्री में कन्वर्ट करा है और टू बी को हमने माइनस वन अपॉन टू में कन्वर्ट करा है। अगर मॉल्स पूछ लिए तो हमें इस तरीके से लिखना है। और हम आगे देखेंगे इसकी यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ हम देखते हैं कि सांद्रता बटे हुए समय बराबर मोल प्रति लीटर, और यहाँ हम समय को लिखेंगे सेकंड में। फिर देखेंगे इसकी यूनिट मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड में। तो समझ आया गाइस, आज का ये टॉपिक बहुत ही आसान था, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इजी है गाइस। आई होप आज का टॉपिक समझ आया होगा, तो आप कंटिन्यू इस टॉपिक पे बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।